नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका ग्रामीण परिवेश के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे। 300 इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हार्ड लेवल के होंगे वो डिस्कस करेंगे। ग्राम समाज अगर हम बात कर लेते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ, ठीक है। और ये किस पर था? अमेरिकी मॉडल पर आधारित था। इसका खाका जो तैयार किया गया था भाई साहब, वो इटावा पाइलट प्रोजेक्ट जो 1948 में आया था, अल्बर्ट मायर द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय विस्तार योजना विस्तार सेवा जो है सीडीपी की विफलता के बाद 1953 को इसे शुरू करा गया। 2 अक्टूबर 1953 को इसे शुरू करा गया राष्ट्रीय विस्तार योजना। पंचायती राज का अगर बात कर लेते हैं उद्भव, तो आपका उत्तरी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में शुरू हुआ, ठीक है। और ये तो आपको सब पता है, पहली 2 अक्टूबर 1969 को 59 को, ठीक है, 59 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू होती है, ठीक है। संवैधानिक दर्जा वगैरह सब आपको पता है। यहाँ से आगे देख लेते हैं। पेशा एक्ट जो आता है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। 1996 जो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार है अधिनियम ये भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को जल, जंगल और जमीन का अधिकार मिल सके, यानी जल का, जंगल का और जमीन का अधिकार मिल सके। ग्राम सभा की परिभाषा आपका 243 ए में के अनुसार ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय जो होता है उसी को ग्राम सभा कहा जाता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये आपका उत्तरी सीमा के सीमांत गांव जैसे अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम के विकास के लिए कितना है भैया? 4800 करोड़ रुपए का बजट है। इसे गांव से पलायन रोकने के लिए शुरू करा गया है। तो अच्छा प्रयास है भाई, ठीक है। यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। ये जो आपका उत्तरी सीमा के सीमांत गांव जैसे अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम के विकास कार्यों के लिए ये 4800 करोड़ रुपए का बजट इसमें किया गया है। स्मार्ट ग्राम अभियान जो भारत सरकार देश के 1 लाख गांवों को डिजिटल और सस्टेनेबल बनाने के लिए 5G और ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रही है, तो स्मार्ट ग्राम अभियान भी चलाया गया, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से पेशा अधिनियम जो आता है वो आपका जनजातीय आबादी को स्वशासन प्रदान करना, महिलाओं को पंचायत में 33% का आरक्षण है और ये 243 के डी में बताया गया है। मनरेगा जो है भाई साहब वो आपका 25 अगस्त 2025 को मनरेगा एक्ट पारित हुआ। कब? 25 अगस्त 2025 को पारित हुआ। 2 फरवरी 2006 को इसे लागू करा गया। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली, नहीं, आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर ग्राम से, अच्छा, जिले के अनंतपुर से 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया है। और अब तो कर दिया गया क्या? अब तो इसका वीबीजी रामजी योजना कर दिया गया है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं, काम मांगने के 15 दिन के भीतर रोजगार देना अनिवार्य है। नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार देगी, ठीक है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बात की गई है। और केंद्र एवं राज्य का वित्तीय अनुपात आपका 90 और 10 का है। और अब तो बदल दिया गया है जो 75-25 का। अच्छा, नहीं नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, वित्तीय अनुपात 90-10 का है। और मजदूरी जो है उसमें 100% केंद्र सरकार, और सामग्री मजदूरी जो देगी 100% केंद्र सरकार देगी। सामग्री में 75-25 का रेशियो हो जाता है। एनआरएलएम जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। ये कई बार पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम, ठीक है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में जो आई थी को रीलॉन्च कर 2011 में एनआरएलएम मतलब आजीविका बनाया गया। 2015 में इसका नाम DRLM कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। यानी पहले इसका जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, इसको रीलॉन्च करके 2011 में NRLM कर दिया गया। फिर 2015 में इसका नाम NRLM कर दिया गया, यानी दीनदयाल अंत्योदय इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है।
अगला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो आपका 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई। 100% भाई साहब ये केंद्र प्रायोजित योजना है। मैदानी क्षेत्रों में 500 और आपका पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गाँव को पक्की सड़क से जोड़ना। ठीक है। अगर बात कर लेते हैं, सर्वाधिक मजदूरी हरियाणा में मिलती है। ठीक है। मनरेगा में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 237 रुपये प्रतिदिन मिलती है। लखपति दीदी योजना स्वयं सहायता समूह की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। अच्छा भाई साहब, वार्षिक आय 1 लाख से अधिक बनाने का लक्ष्य बनाया गया है उन लोगों की। ठीक है। वार्षिक आय 1 लाख से अधिक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मनरेगा के तहत जो सामग्री में केंद्र और राज्य का जो अनुपात होता है 75-25 हो जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू होती है। अगला अगर हम भाई साहब बात करते हैं, बिल्कुल बात करनी ही पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? तो ये है आपका कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बशावट का पैमाना क्या है? तो मैदानी में 500 और आपका पहाड़ी में 250 हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाली है वो पूर्व की इंदिरा गांधी आवास योजना जो 1985 में आया था, इसका पुनर्गठन कर 20 नवंबर 2016 को लागू करा गया। मैदानी क्षेत्रों में आपको पता है इसमें 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से लॉन्च होती है। 100% केंद्र वित्तपोषित है। 6,000 रुपये 2,000 की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। जल जीवन मिशन जो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ भाई साहब, 15 अगस्त को शुरू हुआ 2019 को, 2024 तक हर घर जल यानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो आपका है इसके अच्छा मतलब ये मतलब होना चाहिए इतना। ठीक है। जो आपका जल जीवन मिशन JJM लिख देगा। JJM शॉर्ट फॉर्म लिखने की इनकी आदत हो गई ना यूपी ट्रिपल एससी वालों की। तो ठीक है, JJM लिख दो, जल जीवन मिशन हो जाएगा। 15 अगस्त 2019 को शुरू होता है और ये भाई साहब 15 अगस्त 2019 को शुरू होता है। इसे अब ग्रामीण प्रबंधन की रीढ़ माना जा रहा है। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन जो आपका ग्रामीण वाला है, चरण 2014 से 2019 खुले में शौच मुक्त करने के लिए चरण 2 था जो आपका ODF प्लस यानी ठोस। अच्छा, चरण 2 जो 2020 से 25 चला और 2014 से 19 चला, उसमें ODF करना था गाँव को। ठीक है। और फिर उसके बाद में चरण 2 में 2020 से 2025 में ODF प्लस करना। ODF प्लस मतलब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए। ठीक है। अच्छा, PM जनमन ये क्या है? तो PM जनमन मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह मतलब PVTGS के तहत 22,000 से अधिक गाँव के लिए विकास के लिए 24,104 करोड़ की योजना है, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए। ठीक है। 22,000 से अधिक गाँव को इसमें भैया गोद लिया गया इस तरीके से। ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को ग्रामीण कारीगरों और 18 पारंपरिक व्यवसाय के लिए आपका शुरू करी गई। 13,000 करोड़ के साथ बजट के साथ शुरू करी गई। जल जीवन, हाँ, हर घर जल जो वाला पहला राज्य कौन सा? गोवा हो जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितनी राशि? 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है। 24 फरवरी 2019 से शुरू होती है ना, गोरखपुर से शुरू होती है। अभी ऊपर पढ़ रहे थे ना हम लोग, कहाँ गया भाई? यहीं पर तो था यार। ये गोरखपुर से शुरू होती है 24 फरवरी 2019 को। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि पार्टिसिपेटरी जो आपका रूरल अपैरिशल ये क्या है? सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन। इस प्रणाली के जनक रॉबर्ट चैम्बर्स हो जाते हैं। अच्छा, इसमें शोधकर्ता गांव वालों के साथ रहकर, अच्छा, सहभागी मतलब साथ में रहकर उनके ही गांव में समस्याओं और संसाधनों का नक्शा बनाते हैं। अच्छा, अगला है रैपिड रूरल अपीयर्सल। ये क्या होता है? कम समय में ग्रामीण क्षेत्रों की जानकारी जुटाने के लिए त्वरित शोध प्रणाली। सोशल ऑडिट मतलब सामाजिक अंकेक्षण क्या है? ग्राम सभा द्वारा मनरेगा जैसे जैसे कार्यों का मूल्यांकन करना और सामाजिक अंकेक्षण कानून बनाने का पहला जो राज्य है भाई साहब मेघालय बना है। ओके।
कृषि संगणना क्या है? भारत में हर 5 वर्ष में कृषि मंत्रालय द्वारा कराई जाती है और पहली जो 1970-71 में हुई 11वीं कृषि संगणना 2021-22 में शुरू हुई है। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन की तकनीकें क्या हैं? तो इसमें आपका ट्रांसेक्ट वॉक और रिसोर्स मैपिंग और वेब डायग्राम ये हो जाती हैं। भारत में कृषि गणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भाई साहब 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। चलिए कुछ देख लेते हैं। NRHM मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ, 2013 में इसे NRHM कर दिया गया। ठीक है, यानी अच्छा सवाल है। NRHM फिर उसको हटा के ये NHM कर देंगे, R हटा देंगे उसमें। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो था ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ, 2013 में इसे NRHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया गया। आशा क्या है? ऐसी ऐसी नहीं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हो जाते हैं, आशा वर्कर योजना NRHM के तहत शुरू हुई और मानक 1000 की ग्रामीण आबादी पर एक आशा मिलेगी। आपको एक आशा कार्यकर्ती मिल जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में यह मानक कम होता है, बिल्कुल कम होना चाहिए वहाँ पर। जनजातीय सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर शुरू हुआ। ग्रामीण महिलाओं को संस्थागत प्रसव के दौरान 1400 रुपये और शहरी को 1000 रुपये की नगद सहायता दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू होती है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है, आयुष्मान भव अभियान ये क्या है? तो 2023-24 में राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया जिसका उद्देश्य हर गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं को 100% कवरेज पहुंचाना है। सिकल सेल एनीमिया जो आपका 2047 तक इसको खत्म करना है। 2000 बजट 2023-24 में जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। तो याद रखना, सिकल सेल एनीमिया सिकल से सॉरी दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया जो है 2027 तक इसको खत्म करना है। ठीक है, आशा का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हो जाता है। जननी सुरक्षा योजना 100% केंद्र प्रायोजित है या नहीं? तो 100% है भाई साहब जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, और 1400 रुपये महिलाओं को देते हैं। ग्रामीण वालों को अगर संस्थागत प्रसव होता है, अगर जो शहरी वालों को 1000 मिलता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना भाई साहब ये आपका 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रत्येक सांसद को 2019 तक 3 और 2024 तक 8 गाँव को गोद लेकर विकसित करना था। पता नहीं कहाँ के लोग कर देते, कुछ हुआ नहीं। पूरा क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अवधारणा है 2003। इसे 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और रू अर्बन मिशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन से प्रतिस्थापित कर दिया गया। लक्ष्य क्या है? 300 रू अर्बन क्लस्टर बनाना। कितने बनाए जाएंगे? 300 बनाए जाएंगे। किससे संबंधित है ये कॉन्सेप्ट? किसका था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। क्या था? पूरा था। क्या किससे रिप्लेस करा गया? 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन से कर दिया गया। ट्राइसेम क्या है? तो ये आपका ये रोजगार से संबंधित था। स्वरोजगार मतलब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब 15 अगस्त 1979 को 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को 18 से 35 ग्रामीण युवाओं को विशेषकर जो BPL परिवार को में तकनीकी कौशल देने के लिए था। बाद में इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया। ठीक है, 1979 का है ये भाई साहब। ठीक है, डोकरा ये क्या है? डोकरा मतलब डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज मतलब 1982-83 में ग्रामीण महिलाओं के आय सृजन के लिए शुरू करा गया। 82-83 में डोकरा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। सांसद आदर्श ग्राम योजना किस महापुरुष की जयंती? जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर। पूरा मॉडल की वकालत किसने करी थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
चलिए आगे। भूमि सुधार के 3 चरण होते हैं। पहला आपका जमींदारी उन्मूलन, दूसरा काश्तकारी सुधार और लगान का नियमन, भूमि भूमि की हदबंदी, जोत की अधिकतम सीमा तय करना। भू दान आंदोलन जो है 18 अप्रैल भाई साहब, 18 अप्रैल की तारीख थी 1951 में, और विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश के यानी अब तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ। रामचंद्र रेड्डी, इन्होंने क्या करा, पूरा गांव दे दिया है। रामचंद्र रेड्डी नहीं, सॉरी, रामचंद्र रेड्डी ने पहली बार जमीन दान दी, और बाद में 1952 में उत्तर प्रदेश में ग्राम दान आंदोलन मंगरोठ गांव से शुरू हुआ। कहाँ से? मंगरोठ गांव से शुरू हुआ। मंगरोठ गांव से शुरू हुआ ग्राम दान आंदोलन। कहाँ से? यूपी से। कब? 1952 से। पहला ग्राम किसने दिया? रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी पहला, इन्होंने मतलब पहली बार इन्होंने जमीन दी थी, जमीन दान। ठीक है। हाँ, चलो आगे। DILRMP मतलब क्या है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, मतलब 2008 में NLRMP के रूप में शुरू हुआ। अच्छा, NLRMP के रूप में शुरू हुआ। भूमि रिकॉर्ड का 100% कंप्यूटरीकरण करना। अच्छा, ये है DIL। याद रखना, ये पूछ सकता है कि भूमि भूमि रिकॉर्ड का 100% कंप्यूटरीकरण करना किस योजना का है? तो DILRMP यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन और प्रोग्राम। अच्छा, स्वामित्व योजना जो है 24, इसका तो पूछा गया था 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के रूप में मतलब अवसर पर ऐलान किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों की ड्रोन तकनीकी से मैपिंग करना और लोगों को संपत्ति कार्ड बांटना हो। अच्छा, खसरा क्या है? यह कृषि भूमि का अधिकार अभिलेख है। बिल्कुल, कृषि भूमि का है भाई साहब खसरा। ठीक है, याद रखना। इसमें कुल 21 खाने होते हैं। कंप्यूटरीकृत में खसरे में 46 खाने होते हैं। प्रतिवर्ष ये नवीनीकृत किया जाता है। प्रतिवर्ष खसरा खसरा खसक जाता है ना, खसक जाता है, इसे याद लो, खसरा खसक जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष किया जाता है। खतौनी जो है यह जोतदारों के अधिकारों का रजिस्टर है। अच्छा, जोतदारों का यानी कितने जोतदार हैं उनका रजिस्टर है खतौनी। यह 13 खाने होते हैं, इसमें 13 कॉलम होते हैं, और इसमें नवीनीकरण हर 6 साल में होता है। पैमाई से 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। यूपी में लगभग 3.95 बीघा होता है 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर जो है 10,000 वर्ग गज के बराबर होता है। यूपी में लगभग 3.95 बीघा होता है। 1 एकड़ जो है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। सजरा क्या होता है? एक गांव का नक्शा जो कपड़े पर बना होता है, इसे सजरा कहते हैं। एक कृषि क्षेत्र के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो जरीब द्वारा होता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? लेखपाल पटवारी। भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, चलिए आगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख ग्रामीण योजनाएं, जैसे किसान भाई योजना 1992 में शुरू होती है, जो उनकी जोत की जानकारी देता है। कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 से शुरू होती है, और इसमें है क्या भाई साहब? बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक तक 6 चरणों में क्या होता है? 15,000 की सहायता राशि। अब इसे अपडेट कर दिया गया, 25,000 रुपये कर दिए गए। विशेषज्ञ योजना बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, ये याद रखना, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जो है ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सुविधाएं घर घर पहुंचाने के लिए 58,000 महिलाओं की नियुक्ति। मातृभूमि योजना ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में आम जनता या प्रवासी भारतीयों की भागीदारी, लगभग 60% दानदाता। अरे यार, ये तो और 40% राज्य सरकार देगी। भवन पर दानदाता का नाम लिखा जाएगा, कौन देगा? कोई नहीं, हमको नहीं लग रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो है 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, और ये टेराकोटा गोरखपुर का, भदोही कालीन, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, इस तरीके से। ठीक है,
प्रधान मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना जो है ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार है तो 10 लाख तक का ऋण मिल जाएगा। यूपी राजस्व संहिता 2006 से 2016 में पूरी तरह लागू करा गया। अच्छा, ये सवाल पूछा गया था, टेस्ट लगा रहे थे। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 को प्रतिस्थापित करा गया। किसान रई योजना 1992 में एक जनपद एक उत्पाद योजना। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का उत्तर प्रदेश जो कब दिवस कम 24 जनवरी को मनाया जाता है। गरीबी रेखा का मापन भाई साहब देख लेते हैं तो ये कह रहा है कि तेंदुलकर जो समिति 2009 में ने ग्रामीण क्षेत्र के जो इन्होंने बोल दिया, सुरेश तेंदुलकर समिति ने बोला यार जो 27 रुपये पर डे मतलब खर्चा कर रहे हैं, और रंगराजन समिति 2014 ने 32 रुपये प्रति ग्रामीण खपत निर्धारित करी। अच्छा, 27 रुपये ही करे ना, 32 रुपये रंगराजन कर दिए। पंचायती राज समितियां कालानुक्रम जैसे बलवंत राय मेहता समिति 57 में आती है, 1957। अशोक मेहता 77, जीवी के राव 85, एल.एम. संघवी 86, पी.के. थुंगम 88। ठीक है। चकबंदी क्या है उत्तर प्रदेश में? चकबंदी योजना 1954 में। कैराना चकबंदी एक्ट पूछे 1953 में। लागू कब? 1954 में। कहाँ पर? कैराना, मुजफ्फरनगर और मुजाफरखाना सुल्तानपुर से शुरू हुई। जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में आता है। सीलिंग एक्ट क्या होता है भाई साहब? यूपी में सीलिंग अधिकतम जोत सीमा 1960 में लागू हुआ, और जिसके तहत एक सिंचित परिवार के लिए 18 एकड़ भूमि की सीमा तय करी गई। तो ये भी आप याद रखना, 1960 का है, सीलिंग एक्ट है। सीलिंग एक्ट है क्या? तो अधिकतम जोत सीमा हो जाती है। अधिकतम अधिनियम 1960 में लागू हुआ, और इस जिसके तहत एक सिंचित परिवार के लिए 18 एकड़ भूमि की सीमा तय की गई। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 को शुरू की जाती है भाई साहब, और ये गाजियाबाद के सिकरोड़ा गांव में शुरू करी गई। 65 वर्ष से अधिक के निराश्रित वृद्धों को प्रतिमाह 10 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। ओ भाई साहब शाबाश, क्या बात है, मिलना चाहिए। चलिए भाई साहब आगे देख लेते हैं। नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो आपका 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है। नाबार्ड शिवरमन समिति की सिफारिश पर कृषि ऋण की सर्वोच्च संस्था हो जाती है। आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर भारत में पहला आरआरबी प्रतिमा बैंक था, मुरादाबाद यूपी में। केंद्र सरकार राज्य प्रवर्तन संस्था मतलब अच्छा, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50%, 15% राज्य की होती है, 35% जो प्रायोजक बैंक होती है उसका। गोवा और सिक्किम में एक भी आरआरबी नहीं है। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये 1998-99 में आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर। इसको याद कर लो, अब पूछेगा इसको, क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया तो अब इस बार लपेट लेगा वो आरवी गुप्ता समिति। कि यह किसानों को अल्पकालिक ऋण देता है, फसल बोने से लेकर काटने तक प्रदान किया जाता है। भारत सहकारी साख समितियां ये क्या है? भारत में या त्रिस्तरीय हैं। राज्य स्तर पर जो राज्य सहकारी बैंक, और जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि शाखा समितियां हो जाती हैं। अच्छा, लीड बैंक योजना, ये हम उस दिन एक पेपर देने गए थे, उसमें पूछा गया था 1969 में। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर शुरू की गई। प्रत्येक जिले में एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया गया, जो उस जिले के ऋण संबंधी विकास का जिम्मा लेता है। अच्छा, पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण, ये क्या है? भारत सरकार द्वारा सभी 63,000 प्राथमिक कृषि शाखा समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण स्तर पर पारदर्शिता और नाबार्ड से सीधा जुड़ाव हो सके। सहकार में समृद्धि, ये क्या है? नवगठित सहकारिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्तर पर बहुउद्देशीय पैक्स पैक्स बनाए जा रहे हैं। पैक्स क्या है भाई साहब? मल्टीपल पैक्स बनाए जा रहे हैं, और मत्स्य पालन का भी काम करेंगे। सहकार में वृद्धि। अच्छा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, किसान क्रेडिट कार्ड आरबी गुप्ता समिति की सिफारिश पर ये लागू करा गया। ठीक है। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, और भारत को 15 क्षेत्रों में बांटा गया। याद रखना, भारत को 15 और यूपी को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को पंचायती स्तर पर कृषि की जानकारी देने के लिए किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं। कृषि कृषि निर्यात जोन अगर बात कर लेते हैं, आलू के लिए आगरा हो जाता है ताज ब्रांड के नाम से। लखनऊ जो मलिहाबाद वाला है वो आम के लिए नवाब ब्रांड के नाम से, और सहारनपुर आम के लिए ये भी है।
उत्तर प्रदेश में चकबंदी 1954 में, कैराना मुजफ्फरनगर में, मुजाफिर कलां सुल्तानपुर में तहसीलों में प्रायोगिक तौर पर भाई साहब 1958 में संपूर्ण देश में लागू हो गए। गोकुल पुरस्कार और बाबानंद बाबा पुरस्कार उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में सम्मानित करने के लिए। अच्छा, नंद बाबा मिशन योजना भाई साहब सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ में शुरू करा गया। ये अच्छा पूछा गया था उस दिन टेस्ट, और इसका उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध उचित मूल्य पर बेचने की सुविधा देता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या है? यूपी सरकार ने राजस्व विभाग, लेखपालों, कृषि विभाग के माध्यम से ई पड़ताल योजना शुरू करी है। अच्छा, इसे फसल की सटीक डिजिटल डेटाबेस बन सके। चलो भाई, उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं? दोनों। और अगर भारत में पूछे तो 15। चलिए आगे कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत आपका भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 के उपखंड जैसे 243 का ए ग्राम सभा का गठन, बी का पंचायतों का गठन, सी का संरचना पंचायतों की संरचना, डी का पंचायतों का आरक्षण यानी SC/ST को आरक्षण दिया गया, और महिलाओं को न्यूनतम आपका 1/3 यानी, और बिहार MP जैसे सहित राज्यों ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है, लेकिन यूपी में 33%। 243 का ई कहता है कि पंचायतों की अवधि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक है, भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य है। 243 का ई कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन और राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाएगा। अच्छा, राज्यपाल करता है भाई साहब 243 का। के राज्य निर्वाचन आयोग यानी पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण। अच्छा, बैठक अगर बात कर लेते हैं भाई साहब, ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कम से कम एक बार होना जरूरी है। अच्छा, 2 बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कोरम क्या है? कोरम कह रहा है कि बैठक के लिए सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 उपस्थित होना अनिवार्य है। अच्छा, ग्राम पंचायत की, ठीक है। आयु सीमा आपको पता होना चाहिए 21 वर्ष, लेकिन मतदान के लिए 8 वर्ष है। ओहो, ग्राम प्रधान या पंचायती चुनाव लड़ोगे तो 21 साल होने चाहिए। अच्छा, कह रहा है कि वित्त आयोग जो है राज्य वित्त आयोग का गठन 243 का आई। पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के लिए निर्वाचन होगी? तो 6 माह के अंदर होगी। चलिए, कुछ मापन इकाइयाँ जैसे एक गट्ठा बराबर 99 इंच या 8 फुट 3 इंच हो जाता है। एक जरीब जो है शाहजहां 165 फुट 55 गज इसके बराबर होती है और 200 कड़ियाँ होती। ठीक है, अब देखो यहाँ सारा कंटेंट डिवीजन चल रहा है आपका। जैसे उधर वो क्या बोलते हैं, अंकित सर नहीं, TW वाले, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पर आपका है, हाँ, शाहजहानी जो जरीब है 165 फुट लंबी है, 55 गज के बराबर, इसमें 200 कड़ियाँ होती हैं। और जो गंटरी जरीब हो जाती है 132 फुट की हो जाती है, इसमें 100 ही कड़ियाँ होती हैं। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। ठीक है, अब ये देख लो, कह रहा है कि एक कचवांसी जो है, एक कचवांसी या उनवांसी 20 सॉरी एक उनवांसी 20 कचवांसी और एक विश्वांसी वर्ग गट्ठा के बराबर होता है। 20 विश्वांसी एक बिस्वा और 20 बिस्वा एक पक्का बीघा। अगर अच्छा, 20 बिस्वा अगर ले लो तो एक पक्का बीघा हो जाएगा, और 20 विश्वांसी ले लो तो एक बिस्वा बनेगा। ठीक है, ओके। एक पक्का बीघा 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है। एक पक्का बीघा आपका 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। एक पक्का बीघा आपका 2529 वर्ग मीटर के बराबर। देखो, अभी कोई भी आ सकता है, यानी एक पक्का बीघा तुम्हारा, अगर 3 कच्चे बीघे मिला दोगे, या फिर 3025 वर्ग गज मिला दोगे, या फिर आपका 2529 वर्ग मीटर मिला दोगे, ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा, एक पक्का मीटर में लेना है तो 2529 ले लो, वर्ग गज में लेना है तो आपका 3025 वर्ग गज ले लो। अगर 3 कच्चा बीघा लेना है तो ये आपका एक पक्का बीघा बन जाएगा। हेक्टेयर और एकड़ में देख लेते हैं, तो एक एकड़ जो होता है 4840, 48 एकड़, एकड़ ऐसे याद करो, 48 एकड़, 48 ऐसे बोलोगे ना तो 48 एकड़ याद हो जाएगा।
तो 1 एकड़ अर्थात 4840 वर्ग गज के बराबर हो जाएगा, और 1 हेक्टेयर जो है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर हो जाता है, जो 2.47 एकड़ के बराबर हो जाता है। ठीक है, 2.47 एकड़ के बराबर। 1 हेक्टेयर में लगभग 3.95 पक्का बीघा होता है, लगभग। ठीक है, लगभग आपका 3.95 पक्का बीघा होता है। कितने में? एक एक 1 हेक्टेयर में। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 3.95 पक्का बीघा होता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। ऊसर या बंजर क्या होता है? वह भूमि जिस पर कुछ नहीं उगता है। गोचर क्या होता है? पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई वे सार्वजनिक भूमि को ही गोचर, चरो चरो, गो मतलब जो आपके जानवर उनके लिए। आबादी क्या होता है? गांव का वह क्षेत्र जहाँ लोग निवास करते हैं। अच्छा, 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर 2.47 एकड़ के बराबर होता है। ये देखो सवाल पूछा गया, लेखपाल 22-15 में ही पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। क्या पूछ रहा है? एक हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है? तो 2.47 एकड़ के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर हेक्टेयर जो है और वो 2.47 एकड़ के बराबर होता है। एक पक्का बीघा कितने वर्ग गज के? तो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। और वहीं अगर पूछे मीटर में तो 2529 था ना, 2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, यही तो अभी पढ़ रहे थे भाई साहब, बिल्कुल पढ़ रहे थे। चलो आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि निदर्शन मतलब सैंपलिंग क्या होता है? एक पूरे गांव का अध्ययन करना संभव ना हो तो कुछ लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुनना। अच्छा, और रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? रैंडम मतलब होता है कि लॉटरी विधि द्वारा जहां सबके चुने जाने की संभावना समान हो। अच्छा, और स्तरित मतलब आपका स्ट्रेटिफाइज फाइज्ड मतलब क्या है? सैंपलिंग गांव को आय या जाति के आधार पर मतलब वर्गीकृत कर दो। ठीक है, वर्गों में बांट कर। ठीक है, चलो। अनुसूची या शेड्यूल ये क्या होती है? अनुसूची बनाम प्रश्नावली। देखो अनुसूची जो होती है शोधकर्ता जो होता है शोधकर्ता गांव में जाकर खुद भरता है। ठीक है, अनुसूची जो है खुद भरेगा, और जो और फॉर्म भरता है और अशिक्षित ग्रामीणों के लिए प्रयुक्त। लेकिन प्रश्नावली में क्या है? प्रश्नावली में ये भाई साहब जो आपका प्रश्नावली होती है ना, प्रश्नावली में प्रश्नों की सूची डाक या ईमेल द्वारा भेजी जाती है, जिसे उत्तरदाता खुद भरता है। ठीक है, खुद भरेगा भाई साहब। केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन ये क्या होता है भाई साहब? एक गांव या परिवार या व्यक्ति का बहुत गहराई से ऐतिहासिक और वर्तमान अध्ययन कर लो तो उसे कहते हैं। और समाज शास्त्र में इसका सबसे पहले प्रयोग फेडरिक लिपले ने किया था। ठीक है, किसने? लिपले। ठीक है, लिपले। अनुवर्ती अध्ययन ये मतलब फॉलो अप स्टडी ये क्या होता है? ग्रामीण विकास की कोई योजना लागू होने के कुछ वर्षों बाद इसका प्रभाव देखने के लिए किया गया शोध। अच्छा, कोई ग्रामीण योजना चलाई गई, अब फिर क्या होगा? उसका फॉलो अप लिया जाएगा। जैसे कि फॉलो अप कर लो। ठीक है, कैसी क्या क्लास चल रही है जो भी। ठीक है, तो उसे हम फॉलो अप स्टडी कहते हैं। ठीक है, ओके। सवाल पूछा गया है, अशिक्षित उत्तरदाताओं से तथ्य संकलित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी? तो साक्षात इंटरव्यू शेड्यूल लो ना, इंटरव्यू वाली लो। अनुसूची यानी साक्षात्कार अनुसूची। इंटरव्यू पूछोगे तभी तो बताएंगे वो। ठीक है, यही हो जाएगा भाई साहब, यही हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा भाई साहब। आगे देख लेते हैं। अब जजमानी प्रथा क्या है? जजमानी या ग्रामीण भारत में जातियों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की एक पारंपरिक प्रणाली है। सेवा देने वाली जाति को कमीन प्रजा और सॉरी क्या कह रहा है? सेवा देने वाली जाति को प्रजा और सेवा प्राप्त करने वाली उच्च जाति को जजमान कहा जाता था। ओहो, जजमान और कमीन। ठीक है, विलियम वाइजर क्या है? वाइजर भाई साहब आ गए। इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन करने के जजमानी प्रथा का वैज्ञानिक और वर्णन किया। ये सवाल बन सकता है अब, बिल्कुल बनेगा, यही तो बनेगा। यहाँ पर लिखो 3 4 5 6 स्टार लिखो। विलियम वाइजर मतलब इन्होंने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936 में क्या लिखा? पहली बार उत्तर प्रदेश के कहाँ पहुंच गए? मैनपुरी में। कौन सा गांव? करीमपुर गांव। वहां पर जजमानी प्रथा का वैज्ञानिक इन्होंने वर्णन करा है। ओहो,
संस्कृतिकरण जब भी आ जाए तो श्रीनिवास आप लपक के लगा देना, ठीक है। संस्कृतिकरण श्रीनिवास, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? कोई निम्न हिंदू जाति किसी उच्च प्राय द्विज जाति की विचारधारा, रीति रिवाज और कर्म कांडों को अपनाकर समाज में अपना स्थिति ऊपर उठाने का प्रयास करती है, उसी को ही हम संस्कृतिकरण कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, तभी तो कहेंगे श्रीनिवास ने ही बोला। प्रभु जाति क्या है? तो डोमिनिस्ट कॉस्ट क्या है? यह है विचार श्री M.N. श्रीनिवास ने दिया, ठीक है। वही ऊपर वाले श्रीनिवास, इन्होंने क्या कराया? इसके अनुसार गांव में यदि वह जाति प्रभु जाति कहलाती है जिसकी संख्या अधिक होती है, जिसके पास ज्यादा कृषि भूमि होती है और जिसका राजनीतिक प्रभाव होता है। अच्छा, जैसे पश्चिमी यूपी में जाट, पूर्वांचल में भूमिहार एवं राजपूत होते हैं। ग्राम्य नगरी सातत्य ये क्या है? ये इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड आ गए इसमें। अच्छा, इसमें क्या है? इन्होंने बताया इसका मतलब है कि गांव और शहर दो अलग अलग ध्रुव नहीं है। अच्छा भाई साहब, ओ रेडफील्ड ने बोल दिया इस, बल्कि इनके बीच की सीमाएं अब धुंधली हो चुकी हैं। और रेडफील्ड, रेड मतलब रेड और धुंधली हो गई हैं। गांव धीरे धीरे शहर की विशेषताओं को अपना रहे हैं। बिल्कुल, अब देखो वहाँ सब लोग पहनावा वगैरह देखो, जींस टॉप पहन के लोग घूम रहे हैं, ठीक है। चड्ढा वगैरह पहने, पहले वैसा नहीं था वहाँ पे, ठीक है। ग्रामीण परिवार की विशेषताएं क्या हैं? तो भाई साहब संयुक्त परिवार प्रथा होती है, पितृसत्तात्मक ढांचा देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? पितृसत्तात्मक ढांचा देखने को मिलेगा। कृषि आधारित ग्रामीण समाज की मूल धुरी है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। द हिंदू जजमानी सिस्टम जो है ये डब्ल्यू वाइजर का है, 1936 में लिखा था। द हिंदू जजमानी सिस्टम, ठीक है। ये सवाल पूछा भी गया क्या भाई? हाँ भाई। संस्कृतिकरण जो की अवधारणा किसने दी? तो M.N. श्रीनिवास ने दी, ठीक है। चलो आगे। गेहूं कह रहा है कि गेहूं की किस्में कल्याण, सोना, सोनालिका, मैक्रोनी। मैक्रोनी खाते हो वही तो, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए है। कुंदन, अर्जुन। गेहूं में बौनेपन का जीन नोरिंटेन, नोरा फतेही, नोरिंटेन, ठीक है। प्रमुख रोग रस्ट या टिक्का रोग, लाल, पीला और भूरा रस्ट भी हो जाता है। अच्छा, करनाल बंट जो है इसे गेहूं का कैंसर भी कहते हैं, जो कवक से होता है। कौन सा? निवोवोशिया इंडिका। ओहो, निवोवोशिया इंडिका से होता है करनाल बंट। इसे गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है। इसे सोहू रोग भी कहते हैं। अच्छा, धान देख लेते हैं। धान की किस्में आपका जया हो गई, पद्मा हो गई, IR 8 हो गया, पूसा, बासमती, साकेत। जया को भारत में जया जैसे जादुई धान, जैसे जया जैसे जादुई धान, ओहो जैसे जया जैसे जादुई धान, ऐसे बनाओ तो याद भी हो जाएंगी। अब तुम पता नाम कुछ यार और रख लिए, ठीक है। तो देखो, जया, पद्मा, IR 8, पूसा, बासमती, साकेत। तो जया को भारत में जादुई धान कहा जाता है। प्रमुख रोग जहाँ धान के जैसे खैरा रोग हो जाता है, इसमें जिंक और जस्ते की कमी से हो जाता है। ब्राउन लीफ हो जाती है स्पॉट, बंगाल के अकाल का कारण। ब्राउन लीफ स्पॉट यानी बंगाल के अकाल का कारण, मतलब ये रोग आ गया था धान में तब। ब्लास्ट झोंका रोग। अच्छा, गन्ना देख लेते हैं। गन्ना को 1148 और 7717। को किस लिए रखा गया भाई साहब? को 1148 को और 7717। अच्छा, कोयम्बटूर में बनी इसलिए क्या? गन्ने का प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। अच्छा, कोयम्बटूर में है, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। ओके, ठीक है। तो 1148 और 7717, ठीक है। प्रमुख रोग जो होता है गेहूं में, जैसे नहीं कहता लाल, रेड रॉट, लाल लाल हो जाता है, तो इसे ये कैसे होता है? क्वालिटोट्रिकम फाल फालकैटम फलकैटम नामक कवक से होता है। और ये गन्ने के अंदर लाल रंग की धारियां बन जाती हैं और सिरके जैसी महक आती है। ओहो। आलू अगर बात कर लेते हैं, आलू की किस्में कुफरी, चंद्रमुखी, कुफरी, बहार, कुफरी, सिंदूरी, ठीक है। कुफरी में क्यों शुरू हुआ? तो क्योंकि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के कुफरी में है, इसलिए कुफरी, चंद्रमुखी, कुफरी, बहार, कुफरी, सिंदूरी, यानी चंद्रमुखी, सिंदूरी, बहार, ठीक है। ये सब हो जाएंगे।
चंद्रमुखी, बहार और सिंदूरी हो जाएंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के कुफरी में है। अगेती झुलसा और पछेती झुलसा ये रोग हो जाते हैं भाई। अर्ली ब्लाइट ब्लाइट BLIGST ब्लाइट और लेट ब्लाइट ये किससे होते हैं? तो फोटो फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस से होता है। अच्छा, सरसों में देखो, सरसों वरुड़ा हो जाती है, पूषा गोल्ड हो जाती है, पीताम्बरी हो जाती है। बहुत अच्छा, सफेद रस्ट हो जाता है और माहू लग जाती है। जगह ना यार, सरसों में माहू लग गई। अच्छा, कीट का प्रकोप इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, कीट वगैरह ज्यादा लग जाते हैं और सफेद रस्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग, जिंक जस्ता की कमी से, करनाल बंट ये आपका गेहूं से संबंधित, गेहूं का कैंसर भी कहते हैं ना, इसे करनाल बंट को कहते हैं। ठीक है, गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो कवक की वजह से होता है यार, फंगी की वजह से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पशुधन गणना, मतलब भारत में पहली पशुधन गणना 1919-20 में करी गई। वो यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुई। ठीक है, हर 5 वर्ष में की जाती है और कृषि मंत्रालय द्वारा। अब पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा होती है। 20वीं जो हुई थी 2019 के आंकड़े इसमें आते हैं। और पशुधन उत्तर प्रदेश में 67.8 मिलियन है। प्रथम स्थान पे है भाई साहब, भैंसों की संख्या में यूपी प्रथम स्थान, जबकि मवेशियों यानी कैटल और गाय बैल में पश्चिम बंगाल प्रथम पर, यूपी द्वितीय पर। ओहो, ठीक है, भैंसों में यूपी टॉप पर है। गाय की प्रमुख नस्लें जैसे साहिवाल, सबसे मीठा दूध होता है, शक्कर नहीं डालनी होती है। थार पारकर, सूखा सहने वाली, थार पारकर गिर गुजरात। कांकरेज सबसे भारी नस्ल है। ओहो, कांकरेज साहिवाल का कितना सबसे मीठा दूध है भाई साहब, सबसे मीठा साहिवाल का। शाही लोग ज्यादा मीठा पीते हैं, ऐसे कर लो, शाही लोग ज्यादा मीठा खाते हैं तो साहीवाल। ठीक है, और थार पार का सूखा सहने वाली। ठीक है, गिर वाली गुजरात में मिलेगी। भैंस की प्रमुख नस्लें जैसे मुर्रा, आपके हरियाणा और पश्चिमी यूपी में मिलेगी, सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। और इसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं, छत्ते टाइप के। ओहो, भदावरी, आगरा और इटावा क्षेत्र में इसके दूध में सबसे अधिक वसा फैट 13 से 14% पाई जाती है। ओ भाई साहब, ओहो, किसमें किसमें है ये? भदावरी में है, भदावरी। ठीक है, भदावरी। और जाफराबादी मेहसाना जो है ये भी आपकी भैंस की नस्लें हो जाती हैं। बकरी देख लो तो भाई, बकरी जो है जमुनापारी, मतलब इटावा क्षेत्र में यूपी की सबसे अच्छी नस्ल है। इसे गरीबों की गाय कहते हैं। किसे? जमुनापारी को। बर्बरी क्या है? शहरों में पालने के लिए उपयुक्त है। बर्बरी शहरों में। ठीक है, बर्बरी शहरों में है। और कौन सी है? थार पारकर। तो थार पारकर किसकी थी यार? वो तो थार पारकर किसकी थी नस्ल? अब भूल गए यार। थार पारकर तो ये गाय की नस्ल थी ना, सूखा सहने वाली थी। ठीक है, हम लोग बकरी के पढ़ रहे हैं। जमुना पारी है इटावा में, यूपी की सबसे अच्छी नस्ल है। इसे गरीबों की गाय कहते हैं। किसे? जमुना पारी को कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बर्बरी जो है शहरों में बकरी मिलेगी। खुरपका, मुहपका, फुट एंड माउथ डिजीज जो है अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित भाई साहब हैं, याद रखना। खुरपका मुहपका भारत सरकार ने 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। एंथ्रेक्सिया क्या है? या जीवाणु से होता है और पशुओं से इंसान में फैल सकता है। अच्छा, गिल्टी रोग या ब्लैक क्वार्टर, ये क्या होता है? गिल्टी रोग यानी गाय और भैंसों में जीवाणु द्वारा होता है गिल्टी रोग। और कौन सा है? गिल्टी रोग। और कौन सा है भाई साहब? ब्लैक क्वार्टर, इसी को बोलते हैं। गाय और भैंसों में फैलता है। भैंस की किस नस्ल के दूध में सबसे ज्यादा फैट 13 से 14% होती है? ये भदावरी में होती है। खुरपका और मुंहपका जो है वायरस से होते हैं। मुर्रा तो भैंस में आएगा ना, पश्चिमी यूपी और इधर आपका हरियाणा में देखने को मिलेगी। ठीक है, भैंस की नस्ल हो जाती है। चलिए आगे किसान कॉल सेंटर की शुरुआत करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो 21 जनवरी 2004 की भाई साहब बात है। और 1800 180 1551 इसका नंबर है। और 22 भाषाओं में सुबह 6 से 10 बजे तक आप कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं।
कृषि अनुसंधान परिषद जो UPCAR की स्थापना 1989 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और जबकि राष्ट्रीय सरकार एवं चीनी संस्थान भाई साहब कानपुर में हो जाता है। ओहो, याद रखना, यही तो हमारा कंफ्यूजन रहता था, लेकिन यहाँ पे पूरा हो गया। कह क्या रहा है भाई साहब आपसे, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है कि कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में हो, अगर वही पूछे राष्ट्रीय सरकरा चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के कल्याणपुर में है, कल्याण हो जाएगा जब दाल खाओगे। बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मखदूम में है। कृषि विश्वविद्यालय यूपी में। राज्य जो आपका अच्छे हैं राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन से हैं? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो कानपुर में है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, बांदा कृषि विश्वविद्यालय, और नैनी जो आपका सैम हिंगिंग बॉटन संस्थान हो जाता है झांसी, जो आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो झांसी में 2014 में यह स्थापित हुआ, भारत का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हो जाता है। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 हो जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई साहब? झांसी में हो जाता है। ठीक है। हरित क्रांति 1967-68 में शुरुआत हुई, गेहूं और धान में अधिक लाभ हुआ, सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में देखने को मिला। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में शुरू करा गया। वर्गीज आनंद गुजरात में अमूल से शुरुआत करी गई। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन हो जाते हैं। पीली क्रांति के स्वयं पित्रोदा हो जाते हैं। रजत क्रांति के जनक आपके इंदिरा गांधी के समय, तो इंदिरा गांधी के समय होता है। अंडा और पोल्ट्री के लिए गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति 2000 में शुरू हुई, याद रखना ये सन 2000 में शुरू हुई। राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत सभी क्रांतियों कृषि के सभी क्षेत्रों में MS स्वामीनाथन को माना जाता है इसे इंद्रधनुषी वाले में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो भाई साहब गेहूं पे पड़ा। चलिए भाई साहब कुछ और देख लेते हैं। राजस्व परिषद की स्थापना आपका 1831 में इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। 1947-48 में इसके प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मुख्यालय इसका आपका लखनऊ में मतलब राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है, और भू अभिलेख बंदोबस्त आदि देखता है। अच्छा राजस्व वाला, ठीक है। और वहीं अगर न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज में है, जो आपका अपीलों की सुनवाई करता है। राजस्व न्यायालय उत्तर प्रदेश में सबसे निचला राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार का होता है। दिनचर्या बही ये क्या होती है? लेखपाल की डायरी होती है। यहाँ पूछा भी गया है सवाल, ठीक है। यूपी भू राजस्व अधिनियम 1901 धारा 47 के तहत लेखपालों को इसे भरना होता है। इसमें कुल 13 कालम होते हैं। ओहो, 1 अगस्त से 31 जुलाई तक के लिए बनती है। फसली वर्ष जो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है भाई साहब। फसली वर्ष कब तक होता है? तो ये 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है। और इतिहास के पन्नों से फसली वर्ष की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने 1556 में करी थी। शाबाश, दाखिल खारिज जो जब किसी कृषि भूमि का स्वामित्व बदलता है तो फसल बरखोस्त या वसीयत के कारण तो खतौनी में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है। इसे दाखिल खारिज कहते हैं। सीमा द्योतक चिन्ह मतलब बाउंड्री मार्क क्या होता है? लेखपाल को हर साल अपने हल्के के गांव की सीमा के चिन्हों की सेहदा आदि का निरीक्षण करना अनिवार्य है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। अच्छा, फसली वर्ष जिसे कहते हैं। भूमि की खरीद बिक्री के बाद भू अभिलेखों में नाम बदलना क्या कहलाता है? दाखिल खारिज कहते हैं। थारू जनजाति जो दीपावली को उत्सव के रूप में मनाती है, इसमें बदलाव विवाह प्रथा से बदलित है। थारू जनजाति के विकास के लिए 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना चलाई गई। 1980 में चला दी गई थी। अच्छा, और ये लखीमपुर और महाराजगंज गोरखपुर में पाई जाती है। हिंदू धर्म को ये मानते हैं। बुक्सा जनजाति ये बिजनौर में पाई जाती है, और इसकी पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। ओहो, इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। किसमें? बुक्सा में होता है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। खरवार जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्रों में पाई जाती है। खरवार जनजाति के लोग ही कर्मा डांस करते हैं।
अच्छा, जनजातीय सूची आंकड़े अगर बात कर लेते हैं 2003 से पहले यूपी में केवल 2 जनसूचित जनजातियां थी, थारू और बुक्सा, लेकिन 2003 में 10 नई भाई साहब जोड़ दी गई। ओहो भाई साहब। और वर्तमान में गोंड समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह हो जाता है। ठीक है, समूह पूछे तो गोंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे जो आपका ये पूछा गया, ठीक है, कर्मानुवर्ती खरवार जनजाति द्वारा बांदा जिला ओडीओपी सज्जर पत्थर हो जाता है। यह गोमेद पत्थर की एक दुर्लभ किस्म है जो केन नदी में, ओ भाई साहब, किसमें, केन नदी में पाई जाती है। कृषि की दृष्टि से बांदा बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहाँ चना और अरहर का उत्पादन होता है। ओ भाई साहब, बांदा में चना और अरहर का उत्पादन होता है। हरदोई जिला अगर बात कर लेते हैं, अपना हरदोई आ गया। ओहो, ठीक है, हथकरघा ये हो जाता है, हथकरघा हो जाता है भाई साहब, क्या हथकरघा हो जाता है, हथकरघा हो जाता है। और ग्रामीण पर्यटन के लिहाज से हरदोई का सांडी पक्षी विहार जिसे रामसर का दर्जा दिया गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाराणसी जिला आपका ओडीओपी बनारसी रेशम। ग्राम्य विकास के संदर्भ में वाराणसी का जयपुरा गांव जो है ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री 2014, हो जयपुरा गांव, ठीक है, 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पहले गांव के रूप में गोद लिया था। अब पता करेंगे वहाँ क्या हुआ है। ठीक है, जयपुर गांव, ठीक है, जयापुरा गांव, ठीक है। अफीम की खेती ये सबको पता है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, हाँ, तराई बेल्ट में होता है। बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये सवाल भी पूछा गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिया गया पहला गांव कौन सा था? तो जयापुरा गांव था और उसका नाम था वाराणसी। मतलब जयापुरा गांव था वाराणसी। जूनियर सेशन में पूछेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अफीम की सबसे बड़ी खेती किस जिले में होती है? बाराबंकी में होती है। खुसरो समिति जो देख लेते हैं भाई साहब, कुछ समितियां हैं बिल्कुल। खुसरो समिति है 1989 की है, कृषि साख ग्रामीण ऋण प्रणाली से संबंधित है। भानु प्रताप समिति कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास है। दांते वाला जो है, दांते वाला है ग्रामीण बेरोजगारी के अनुमान और रोजगार की दांत रख लियो बेरोजगारी, ठीक है। अशोक दलवाई समिति किसानों की, ये याद रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये 100% फंसेगी आपके एग्जाम में। अशोक दलवाई समिति किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित हो जाती है। शांता कुमार समिति, शांत रखो, ये खाद्य विकास, भारतीय खाद्य निगम जो है, शांता कुमारी की जय हो, शांता कुमारी की जय हो। शांता कुमार समिति मतलब राष्ट्रीय खाद्य निगम के पुनर्गठन और कृषि मूल्य समर्थन की समीक्षा के लिए और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रचे। किस गठन का? अच्छा, ये अशोक दलवाई समिति, देखो पूछा गया कि नहीं, बिल्कुल हम जान जाते कौन सा पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से कितनी होती है? लगभग 74.9%। उसके बाद नहरें होती हैं, उसके बाद कुएं, फिर उसके बाद में तालाब और झीलों से होता है, ठीक है, 0.6%, ठीक है। ये पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर हो जाती है 1830 में। ये सवाल पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर हो जाती है 1830 में, खुदाई की गई। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाती है। इसकी कुल शाखाएं लगभग 12,368 किलोमीटर लंबी है। 1928 में ये पूरा हुआ था। अच्छा, और 1830 की ही पूर्वी यमुना नहर, अच्छा, सबसे पुरानी। माता जिला बांध या निराली लक्ष्मीबाई बांध या बेतवा नदी ललितपुर में स्थित है। बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में यूपी और एमपी दोनों की सिंचाई की जीवन रेखा है। अर्जुन बांध जो महोबा और हमीरपुर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिंचाई के लिए अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध बनाया गया। महोबा और हमीरपुर के लिए इम्पोर्टेंट है। बाणसागर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, सोन नदी पर बनी। देखो, बाढ़ कहाँ कहाँ चलेंगे? यूपी एमपी बिहार में चलेंगे बाढ़, ठीक है, बाढ़ चलेंगे, बाढ़ सागर तो सोन नदी पर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत नलकूप हो जाता है माता टीला बांध बेतवा नदी पर। कह रहा है कि पंचायती, हाँ, आप देखो, और अधिनियम संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 और 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हुई, ठीक है, ये भी सवाल है। कह रहा है कि पंचायत राज अधिनियम धारा 15 में ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख किया गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत काम करती है और यूपी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 में द्वारा शासित होती है। अच्छा, न्याय पंचायतें जो अब तो बंद हैं, इस समय निष्क्रिय हैं, और यूपी में न्याय पंचायतों का गठन किया गया जो 500 रुपए तक के छोटे दीवानी मामले
आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकती थी। हालांकि 2017 के बाद में राज्य सरकार ने इन्हें लगभग निष्क्रिय भंग अवस्था में डाल दिया। अच्छा, तो ये 17 में बंद कर दिया गया। 500 रुपये तक अगर कोई चोरा चपाती होती थी तो। अध्यक्षों का चुनाव, जो ग्राम प्रधान का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, जबकि ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं ना, वो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष होता है, और जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनाव चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए भाई साहब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्राम स्वराज क्या है। 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर ये लॉन्च करा गया। पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक सिंगल अकाउंटिंग प्लानिंग सॉफ्टवेयर हो जाता है। सीएससी क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर हो जाता है। 2006 में शुरू करा गया, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की सुविधा, यानी 2006 सीएससी। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर। ई नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो जाता है। 14 अप्रैल का टाइम था, 2016 में इसे लॉन्च करा गया। ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क कार्यक्रम है। इसे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहा जाता था। 2011 में अच्छा मोदी है, बंद इसका नाम बदल दिए, भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा गया। एग्री स्टेक क्या है, ये कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी और डेटा प्रबंधन का नवीनतम रूप है। अच्छा, एग्री स्टेक। और ये किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस यानी फार्मर आईडी बनाया जा रहा है एग्री स्टेक के तहत, जिसमें भू अभिलेखों और आधार से लिंक किया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके। ई नाम क्या है, ई नाम का पूर्ण रूप क्या है, तो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार हो जाता है। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। और ई नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो जाता है। राजस्व अधिकारियों का पदानुक्रम देखो, सबसे छोटा लेखपाल, फिर राजस्व निरीक्षक यानी कानून को, फिर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, फिर जिलाधिकारी होता है। फिर आपका आ जाओ मंडलायुक्त, फिर आपका राजस्व परिषद हो जाता है, लास्ट में बनता है राजस्व परिषद। ठीक है, अच्छा, यानी लेखपाल, फिर कानून को, फिर आपका नायब तहसीलदार, तहसीलदार, फिर आपका उप जिलाधिकारी, एसडीएम, फिर डीएम आएगा। ठीक है, ये सब आ जाता है। राजस्व निरीक्षक में चलो, या लेखपाल के कार्यों का पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक होता है, सुपरवाइजर होता है। हो खतरे खसरे और खतौनी में लेखपाल द्वारा की गई प्रविष्टियों की जांच करता है। कौन, यही कानून को करता है, राजस्व निरीक्षक जिसे कहते हैं। दाखिल खारिज का की समय सीमा क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार बिक्री या वसीयत के बाद अविवाहित मामलों में दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया आमतौर पर 35 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए। ओहो, ये सवाल अच्छा है, 35 दिन। ठीक है, ये अच्छा याद कर लेना। पड़ताल क्या है, लेखपाल द्वारा 3 बार पड़ताल होती है। एक होती है खरीफ पड़ताल, रबी पड़ताल। चाहे तो खरीफ वाली, तो वो खरीफ जो जुलाई में होती है, तो अगस्त में जाएगा ये, 10 अगस्त को। रबी की फसल की शुरुआत आपकी रबी वाली जो होती है ना, वो अक्टूबर में नहीं, नवंबर दिसंबर में वो ही आती है, तो ये जनवरी में जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी। जायद वाली तो 1 मई पहुंचेंगे, ये मार्च वगैरह में होती है ना, मार्च से। ठीक है, तो ये मार्च में नहीं, मार्च अप्रैल मई में जाएगा। ठीक है, 1 मई को। भूलेख, उत्तर प्रदेश में खतौनी अधिकरण अभिलेख को कंप्यूटरीकृत करने के लिए भूलेख पोर्टल जो 2016 में लॉन्च किया गया था, जहां से कोई भी किसान अपनी जमीन का डिजिटल विवरण निकाल सकता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन सा, राजस्व परिषद हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक कितनी पड़ताल होती है, 3 पड़तालें पूछा गया। आईसीडीएस का मतलब क्या, समेकित बाल विकास सेवाएं, मतलब 2 अक्टूबर 1975 को भाई साहब शुरू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां इसी योजना के तहत नियुक्त होती हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर 1975। आईसीडीएस मतलब एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अच्छा, पोषण अभियान जो 2018 में शुरू करा गया। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से। ओहो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टंटिंग। अच्छा, मतलब उम्र के हिसाब से कम लंबाई। अच्छा, और अल्प पोषण एनीमिया, जैसे खून की कमी, जन्म के समय कम वजन की समस्या को प्रतिवर्ष 2%, 3% और 3% और 2% कम करना। अच्छा, शिशु मृत्यु ग्रामीण शिशु मृत्यु दर जो है, ये प्रति 1,000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, जननांकी, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण कुल जनसंख्या 77.73% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में, और जबकि
हिस्सा निवास करती है? ये भी अच्छा सवाल है। 77.73% ग्रामीण क्षेत्रों में। 918 ग्रामीण लिंगानुपात है। 912 जो है वो यूपी का समग्र लिंगानुपात। और ग्रामीण का अगर पूछे आपसे तो 918 लगा के आइएगा। गलती मत करना, गलती मत करना, इसको भी याद करना। 918 912 समग्र लिंगानुपात है। ग्रामीण वाला 918 है। आईसीडीएस योजना 1975 में, ठीक है, और वो भी 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी, ठीक है। ओके भाई साहब। अगला है ग्रामीण का पूछा गया। अच्छा, ग्रामीण का लिंगानुपात 918 है यूपी का। मेथा जो शिवाला की खेती जो है ना उत्तर प्रदेश भारत के, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत के कुल मेथा तेल का उत्पादन लगभग 80 से 90% उत्पादन करता है। बाराबंकी, बदायूं और रामपुर जिले इसके लिए सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हो जाते हैं। आम मलिहाबादी दशहरी आम लखनऊ क्षेत्र में जीआई टैग दिया गया। लंगड़ा आम वाराणसी का, रटौल आम बागपत का, इसे भी जीआई टैग दिया गया। अमरूद और आंवला आम, अमरूद के लिए प्रयागराज, सफेदा और जलल सुरखा किस्में हो जाती हैं, प्रसिद्ध हैं। अच्छा, सफेदा, ललित और सुरखई भाई साहब अमरूद की किस्में हैं, ठीक है, प्रयागराज की। जबकि आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ है और पूरे भारत में अग्रणी है। अच्छा, और इसके किंचे का मतलब देखो, कंचन को आंवला पसंद है, ठीक है। कृष्णा को भी और चकैया को भी। कृष्णा चकैया कंचन, कृष्णा चकैया कंचन, कृष्णा चकैया कंचन, एक दो बार बोलो काम हो जाएगा, ठीक है। इनको क्या पसंद है? आंवला, 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 ठीक है, आंवला। चलो आगे देख लेते हैं। शून्य जुताई क्या है? जीरो टिलेज ये क्या है? यह एक कृषि कृषि की एक उन्नत पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। अच्छा भाई साहब, वही क्या है जिसमें इसमें खेत को जोते बिना, अच्छा, बिना जोते तो कैसे काम चलेगा? विशेष मशीनों जैसे कि हैप्पी सीडर, ये कौन सा है भाई? हैप्पी सीडर से सीधे बीज बो दिए जाते हैं और मृदा क्षरण बचता है और नमी बरकरार रहती है। ओहो, जीरो टिलेज कहते हैं। मतलब हम बिना जोते उसको ऐसे मशीनों के माध्यम से बीज को अंदर पहुंचा देंगे, बस काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? नाम प्रतापगढ़, ठीक है। मीठा तिल पेपरमिंट के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का टॉप पर बाराबंकी है, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक उत्तर प्रदेश नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हैं। 12 संकेतक होते हैं। इसमें नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण गरीबी कम करने में सर्वाधिक सुधार दिया गया है। अच्छा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना देखो, ये 1931 में हुई थी पहली बार भाई साहब, पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी 2000 और पहली बार जाति आधारित जनगणना 2011 में हुई थी, नहीं 31 में हुई थी। वर्तमान में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री अच्छा जी जैसी ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों को पहचान इसी डेटा के बेस से हो रही है। ओहो, ठीक है, 2011 वाले से। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में स्थापना होती है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना होती है और 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है। एमएसपी की सिफारिश करता है, गन्ने के लिए एफआरपी होती है, ठीक है, एफआरपी होती है भाई साहब, ठीक है, एफआरपी होती है।